अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शामी साहब से आज हम जिन खबरों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं सबसे पहले उन पर एक नज़र। आखिरी सेशन में अलविदाई फोटो सेशन। मार्च के दूसरे हफ्ते में एक ही दिन सूबाई और वफाकी असेंबलियों की तहलील पर मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील। कोई दबाव कबूल नहीं, वफाकी काबीना की पाक ईरान गैस मंसूबे की हतमी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब चेयरमैन का सदर के नाम खत तलब। चेयरमैन नैब अदालतों के खिलाफ नफरत उभार रहे हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। जी, देखा आपने कि आज हम सबसे पहले जो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौमी असम्बली के बारे में। शामी साहब, ये को हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, कोई ऐसा काम किया है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आज कुछ सेलिब्रेशन ज्यादा नजर आ रही थी कौमी असम्बली में। क्या काम किया है? असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होगी तकरीबन 5 साल पूरे कर लिए जी। तो जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में असम्बली कायम हुई थी उसने भी 5 साल पूरे किए थे। 2002 में कायम हुई, 2007 में डिसॉल्व हुई, तो ये एक एक दिन उन्होंने पूरा किया। अच्छा, तो ये दूसरी असम्बली है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है और 14वीं असम्बली है वैसे पाकिस्तान की है। अच्छा, हमारी पहली असम्बली जो है आज़ादी यानी आज़ादी के साथ ही कायम हो गई। ठीक है। उसके 69 मेंबर थे, 69। अच्छा, ठीक है ना। और उसमें यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जो था उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं थी। अच्छा, आबादी की बुनियाद पर थी। ठीक ठीक ठीक। तो कायद आजम उसके मुंतखब हुए प्रेसिडेंट। अच्छा, उसको स्पीकर नहीं, स्पीकर नहीं था, प्रेसिडेंट। अच्छा, और ये बात हुई है मेरा ख्याल है कि 11 अगस्त को। 10 अगस्त को पहला उसका इजलास हुआ इब्तदाई। ठीक है। मेरा ख्याल दस्तखत वगैरह की कार्रवाई 11 अगस्त को कायद आजम ने तकरीर की है। एक बड़ी आज बहुत शोहरत है उस तकरीर की, लेकिन वहां उन्होंने चंद मिनट खिताब किया था। अच्छा, और जो पहला रेजोल्यूशन उस असम्बली ने मंजूर किया वो ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब को आइंदा से कायद आजम कहकर पुकारा जाएगा। ठीक। तो सरकारी तौर पर उनको ये खिताब दिया गया जो कौम इससे पहले दे चुकी थी। उससे पहले भी वो बतौर कायदे आज़म नहीं माने जाते। कायद आजम मशहूर थे लेकिन उनका धारा ऑफिशियली तो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना। अच्छा, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बना दिए गए। ठीक। और पहला काम उसने ये किया कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसके डिजाइन की मंजूरी दी। और 14 अगस्त को इस असेंबली में लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे आखिरी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के और आज़ादी याफ्ता हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, वो आए और उन्होंने तकरीर की। अच्छा। और उसका जवाब फिर कायद आज़म ने फौरी तौर पर दिया है। उसके जवाब में तकरीर की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो बुनियादी असूल हैं वो वज़ा किए हैं और बताए हैं, मतलब लोग वो उन पर रोशनी डाली। वही दिलचस्प बात बताऊं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अकबर जो है ना, जलालुद्दीन अकबर जी, अकबर आजम मुगल बादशाह, उसकी जो रवायात थी रवादारी की और इंसान दोस्ती की, उनसे पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए, गोया वो मिसाल होनी चाहिए। अच्छा। तो कायद आजम जब तकरीर करने खड़े हुए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को किसी और शख्स से रवादारी की तालीम लेने की जरूरत नहीं है। उसे रवादारी की जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
1400 साल पहले दे दी थी वो काफी है। वाह। तो ये बड़ा तारीखी खिताब है उनका। और पाकिस्तान के दस्तूरी ढांचे और तशख्खुस के बारे में बड़ी बुनियादी बातें कही हैं। ये तकरीर है असल में जो बहुत बुनियादी तकरीर तो है। 11 अगस्त वाली 11 अगस्त की तो मैं उस्माने के अखबारात देखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, कहीं वो तकरीर नजर नहीं आती, ना उसमें कोई कंट्रोवर्सी नजर आती। वो अकलियतों के मामले में उस वक्त उन्होंने बात कर दी। लेकिन एक बात और अर्ज करूं, सबसे पहली कमेटी जो उस असेंबली ने कायम की है ना हमारी ने जी, वो बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में मुशावरत की कमेटी थी। बहुत खूब। और उसमें अकलियतों के हकूक पर खास तौर पर तवज्जो दी गई थी अच्छा, कि यह दस्तूर साज असेंबली की मुआवनत करेगी ये खसूसी कमेटी इंसानी हकूक के हवाले से। अच्छा, और वो असेंबली और हमारी आज की, अच्छा, वो असेंबली जो है उसे भी तोड़ा गया। ठीक, गवर्नर जनरल ने तोड़ा। अगरचे 7 साल उसने काम किया लेकिन दस्तूर नहीं बना पाई। तो आउटलिव कर गई हुई थी वो। नहीं, आउटलिव नहीं। दस्तूर साज असेंबली जो होती है वो आउटलिव नहीं करती। अच्छा, उसका मकसद था दस्तूर बनाना। और उस वक्त देखिए वो कानून साज असेंबली भी थी ना, और मुहाजिरीन के मसाइल थे, आबादकारी के मसाइल थे, पाकिस्तान की रियासत का ढांचा खड़ा करने के मसाइल थे, ये बहुत मसाइल थे। और जब फिर उसने दस्तूर बना लिया 1954 में, ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसे तोड़ दिया गया। अच्छा, और वो जो रवायत पड़ी है तोड़ने की, और हमारी जो अदलिया थी उसने जनाब उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। ये फिर कभी बहस लंबी हो जाएगी, इस पर मैं तफसील से कभी बताऊंगा आपको कि कितना गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला था वो अदलिया का। वैसे असेंबलियों की रुदाद पे हमें एक शो करना चाहिए। और मैं समझता हूं जस्टिस मुनीर का की जो तस्वीर है ना, अब भी मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में लगी हुई है, सारे चीफ जस्टिस की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेरा दिल करता है कि यह तस्वीर को यहां से उठा के फेंक दूं। उनको यह इस्ताकाक नहीं, अगर तस्वीर लगाई जाए तो काला बरच कर दिया जाए, उसको लगाई जाए, काली तस्वीर होनी चाहिए उनकी। वो शख्स हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल की और गैर मुंतखब ताकतों की, बल्कि मैं कहूंगा मलका बरतानिया की बरतरी कायम की पाकिस्तान की सियासत। और असेंबलियों की बेतौकीरी वहां से शुरू हुई, और फिर तो एक असेंबली गई, कभी दूसरी असेंबली गई। एक असेंबली वो थी जो अयूब खां की असेंबली थी। अच्छा, जो 1962 के इलेक्शन के बाद कायम हुई। हाँ, उसने भी मेरा ख्याल अपनी मुद्दत पूरी की है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पहली असेंबली नहीं है, अगरचे बराह रास्त मुंतखब नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल मुंतखब असेंबली थी, उसने भी मुद्दत पूरी की। उसके बाद तो आप देख लीजिए असेंबली मार्शल्लाह आते रहे, असेंबली फिर ये जो 58(2)B आ गया था, सदर को इख्तियार मिल गया, वो उसको तहलील करते रहे, कभी 2 साल की मुद्दत, कभी 3 साल की मुद्दत। तो ये कारोबार चलता रहा। तो पाकिस्तान अल्लाह तौबा करके इस असेंबली ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, और यही बहुत बड़ा कारनामा समझा जा रहा है। और शामी साहब इसके पीछे किसी आमिर की सपोर्ट भी मौजूद नहीं है। हाँ, इसके पीछे तो अवाम की सपोर्ट थी कि अवाम चाहते थे कि यहां जमहूरियत आए। लेकिन अब जमहूरियत का यह आलम है जनाब हबीब साहब कि मैं जिस मजलिस में जाता हूं ना और जमहूरियत पर और सिस्टम पर जोर देता हूं, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं आप ये इस जमहूरियत की आप हमायत कर रहे हैं, इसने हमें दिया क्या है? लोड शेडिंग के सिवा, अंधेरे के सिवा और चूल्हे ठंडे होने के सिवा। मैं आज ही, बड़े मेरे दानिश्वर दोस्त जमा थे, हमारे बाबर खान साहब हैं, वो अमेरिका में होते हैं लेकिन यहां भी उनका दिल पाकिस्तान में रहता है, यही बिजनेस करते हैं। उनके भाई हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहां, बिन लादेन कंपनी में मसरूर इलाही साहब, वो आए थे, दूसरे लोग थे। मैंने जनाब सिस्टम की बात की, जनाब वो तो अल्लाह दे और बंदा ले, ऐसे मालूम मुझे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई, और यानी खासी तलखी भी हुई। लेकिन लोग ये कह रहे थे, मैंने कहा भाई जमहूरियत होनी चाहिए, उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा इस जमहूरियत के साथ भी नहीं चलेगा। तो शामी साहब, गोया आप असेंबली की मुद्दत पूरी होने को जरा 10/10 में से नंबर नहीं देते? नहीं, मैं तो उसको नंबर देता हूं, लेकिन देखिए जमहूरियत की तारीफ क्या है? अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए। ठीक है, अब वोट तो इसने हासिल कर लिए, बिल्कुल। क्या ये अवाम के लिए थी? ये क्वेश्चन जो है, यानी जमहूरियत में हर फैसला अवाम का होता है, अवाम के लिए होता है, फोकस्ड होते हैं अवाम। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे कि इस असेंबली से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, वो भी देखेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है असम्बली के आखिरी सेशन के हवाले से, और हमारी मौजूदा असम्बली जो है वो ख़त्म हो रही है, और शामी साहब ने बताया कि ये तीसरी असम्बली है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अच्छा शामी साहब, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सूबाई असम्बलियाँ और वफाकी असम्बलियाँ एक ही दिन डिसॉल्व हो सकेंगी? असल में ये चाबी तो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। अच्छा, इस असम्बली ने वैसे तरामीम दस्तूर में बहुत की हैं, और जो लोग वफाकी यानी इख्तियारात को कम करना चाहते थे और वो सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत हंगामा करते हैं और शोर मचाते हैं, उनके लिए बायस से इत्मीनान होना चाहिए इस असम्बली की कारकर्दगी। बट अबाउट गवर्नेंस, जरा गवर्नेंस तो आपको उसका तो हाल आपके सामने है जी कि कितने मुकदमात चल रहे हैं, जगह जगह शोर मच रहा है और क्या हंगामा। असल तो बाकी गवर्नेंस तो आप देखिए ना कि आप किस महकमे को ले लें। अभी तो PIA का आपने देखा कि अभी वो एक पायलट साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी और 2 रिश्तेदारों को उतारने के लिए इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में जहाज उतार लिया। अब PIA वाले कहते हैं जनाब ये तो टेक्निकल मजबूरी थी। भाई अगर उन्होंने लाहौर में अपनी बेटी को और 2 रिश्तेदारों को उतारा है तो फिर तो उनको जनाब एक तमगा मिलना चाहिए हुस्न कारकर्दगी का। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया है उन्होंने, और PIA चाहे तो अपने चेयरमैन को तमगा दे दे और चाहे तो उनको दे दे, और शर्म से डूब मर जाए अगर कोई कहीं मरने की जगह है तो। यार ये तो आप इससे अंदाजा लगाइए ये कारकर्दगी। बिल्कुल। रेलवे का हाल आप देख लीजिए, स्टील मिल का आप देख लीजिए, तो एक हंगामा बरपा है। और सबसे बड़ा तो आपको देखिए बिजली। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत तो आप अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, असेंबली ने भी कर दी। अब ये एक दिन इंतखाबात हो पाएंगे? अब एक दिन असेंबलियां तहलील होंगी? जहां इन्होंने इतनी तरामीम की थी दस्तूर में, वहां ये भी लिख देते कि जिस दिन वफाकी असेंबली तहलील होगी उसी दिन सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाएंगी इंतखाबात के लिए। ठीक है। अब ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में उसकी हुक्मरानी है। पंजाब की असेंबली जो है वो 1 माह बाद उसका जनाब इजलास हुआ है, उसकी मुद्दत जो है पूरी होती है इसके बाद कौमी असेंबली के। और अगर वो ना माने मुस्लिम लीग नून तो असेंबली जो है बैक वक्त तहलील नहीं हो पाएंगी। तो इससे नुकसान क्या होगा फिर? नहीं, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कादरी साहब की जो उमंगे हैं उन पे अनोखी लॉक लग जाएगा। अच्छा। हाँ, वो कहेगा नहीं हम तो कादरी साहब के किए गए आपके मामलात के पाबंद नहीं है, हमने 30 दिन की स्क्रूटनी क्या है, हम ये क्यों तहलील करें, ये 90 दिन क्यों छोड़े। इस तरह के नुक्ते बेशुमार उठा सकते हैं। ठीक है। और जो उनकी एक घरेलू खानगी अंडरस्टैंडिंग हो रही ना, जी जी, वो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है। लेकिन काजी जहां जो है ना वो राजी नहीं होगा तो वहां भी काम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे काजी कौन है? काजी खुद जनाब मुस्लिम लीग नून है। ठीक है। क्योंकि वो कादरी साहब की उमंगे जो है उनके मुकाबले में उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। ठीक है। लेकिन बहरहाल कमेटी बन गई है, वैसे कमेटी बन गई है, वो जाके गुफ्तगू करेंगे और ये भी इम्कान है इस बात का कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाए निगरान हुकूमत के लिए। क्योंकि ये दोनों हमारी जो पार्टियां ना बड़ी, ये इस बारे में इनको एक खौफ लाहक हुआ है। पीपल्स पार्टी को ज्यादा है और मुस्लिम लीग नून को कम, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने आप को समझ रही है आने वाली हुकूमत। जी बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई मामला खराब होता है तो उनके लिए भी परेशानी की बात होगी। अब ये तहरीक इंसाफ वाले और उससे माजरत कबूल कर ले हमारी, हम तो जो अच्छा ऑन ग्राउंड जो बात है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये मुस्लिम लीग नून जी किसी मजबूत निगरान वजीर आजम को नहीं लाती, और जो खदशा पड़ा हुआ है कि भाई वो निगरान साहब ही चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल, कि हजूर हमें तो ये काम ये करने हैं, कुछ और मोहलत दे दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फिका जाफरिया, फिका हनफिया, फिका शाफिया की कोई तावील निकाल के कुछ ना कुछ दराज कर दे उनकी रस्सी, तो फिर क्या होगा? ये है मामला। तो लेकिन शाम साहब, अब तो पीपल्स पार्टी वाले और उनके इत्तेहादी तो कह रहे हैं ना कि हम जजेस रिटायर्ड और जनरल रिटायर्ड इन्हें नहीं आने देंगे। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में कि रिटायर्ड जज जो है सियासतदान उनसे भी घबरा गए हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। और रिटायर्ड जनरलों से भी इतने घबराए नहीं थे कभी। वो अब चाहते हैं कि सियासतदान कोई मजबूत हो। अब लोहे का बना हुआ कहां से लाएं? महमूद अचकजई साहब पर नजर पड़ती है, आ जाके देखिए को और भी कहीं से ढूंढ लिया जाए।
रजा रब्बानी साहब अगरचे पीपल्स पार्टी से, वो भी हो सकते हैं। हाँ। कोई और इनकी पार्टियों के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, भाई लोहे का बना हुआ। हाँ। इन्हें आपको बहुत ही बाएतमाद शख्स, अब ऐसा उनको चाहिए कि जो किसी बिल्कुल हर कीमत पर इलेक्शन करा के रहे। वो निगरान वजीर आजम जो है, वही एक बलाए जान हो गया, उसका नाम दूंगा। तो ये हो जाएगा वैसे आपके ख्याल में? इत्तेफाक होगा क्यों नहीं? इन सबका मुफाद इसमें है। और वो जो आप कह रहे हैं रस्सी दराज तो नहीं होगी उसकी? नहीं, रस्सी तो आप देखें ना, कुछ पता नहीं है। फसी बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि जनाब दराज हो जाएगी, अब उनको कंटेम्प्ट का नोटिस में लगा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा तो ख्याल था कि हंस के सुप्रीम कोर्ट शायद टाल दे कि कुछ ना कहा हाफिज ने, हंस दिया, मुस्करा दिया, लेकिन नहीं, मालूम होता है कि सीरियसली उसका कोई नोटिस लिया जा रहा है। तो बहरहाल हमारी हमदर्दियां जो हैं, वो तो बहरहाल उनके साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी फसी साहब के साथ नहीं है। नहीं, हम वो खुद जाने, उनका काम जाने भाई। अच्छा। वो एडमिरल है, बड़ी शान के साथ खत लिखा उन्होंने, माय डियर प्रेसिडेंट, अपने हाथ से। वो दूसरा कोई। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने भी तो उसके जवाब में कहा ना कि आप नफरत उभार रहे हैं। नहीं, यही तो है ना, आप तो फेस करना पड़ेगा उनको, लेकिन बहरहाल वो भी एडमिरल हैं। लेकिन शामी साहब, एक खत भी नहीं लिख सकता आदमी अपने सदर को? खत, अच्छा आप चाहें किसी को खत लिख दीजिए, उसमें पकड़े जा सकते हैं आप। इधर उधर खत नहीं लिख सकते आप। अच्छा। और अगर लिखा भी है तो उसे मुश्तहिर नहीं कर सकते। ठीक वो तो बाकायदा नैब के पीआरओ ने जारी कर दिया ना। ठीक है, वगरना खुफिया तरीके से लिख देते, चलो वो कहानी बनी रहती, कुछ आ गई कुछ नहीं आ गई। चलिए बहरहाल, देखिए एक बात यह कि जो असेंबलियां हैं, अपने कारकर्दगी की बात कर रहे थे ना, आज हमारी काबीना ने यह फैसला किया है कि जो गैस पाइपलाइन ईरान के साथ बिछनी थी, वो बिछेगी। बिल्कुल। गोया अब हम तो जा रहे हैं और बाकी निगरान हुकूमत जाने और उसके बाद आने वाली हुकूमत जाने। अच्छा शाम साहब, वैसे ये बनाने के लिए है या महज एक पॉलिटिकल फैसला? नहीं, बनाने की तो ऐसी बात है, अमेरिका की धौंस थी ना इसमें जी, कि अगर ये करोगे तो फिर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वो तो अब भी है, और अब भी है। वो IMF जो है, अब उससे कुछ मिलना है अगर है तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। अगर नहीं मिलना तो फिर और बात है। लेकिन ना IMF से अभी तक कुछ मिल रहा है, ना किसी और मुल्क ने कोई इमदाद दी है, कोई हाथ पकड़ा है। तो अगर फिर मजबूरन उन्होंने जाते जाते ये ऐलान कर दिया, तो शामी साहब ये सौदेबाजी तो नहीं हो सकती कि अमेरिका को प्रेशर दिखाया जाए? अब प्रेशर खत्म हो गया ना, आपके सौदेबाजी क्या करेंगे, जा रहे हैं और ये तो कोशिश करते रहे हैं प्रेशर। भाई कुछ तो बताओ ना, फिर आगे क्या करें। अगर ये अल्लाह का नाम लेके पाक ईरान गैस मनसूबा मुकम्मल कर लेते, ठीक है, जो 1994 में गुफ्तगू शुरू हुई थी इस पे, अच्छा, और 1995 में ये फाइनलाइज हो गया, ठीक है, और उस वक्त अगर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये शुरू हो जाता, हाँ, और ये मुकम्मल हो जाता, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज देख रहे हैं तो शामी साहब, अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो फिर अमेरिका हमारा क्या हाल करेगा? नहीं, अमेरिका वो तो बात की बात है। इस वक्त तो बात यह कि हमारा उसके बगैर क्या हाल, अमेरिका के साथ क्या हाल हो रहा है हमारा। देखिए ना, 4000 मेगावाट बिजली इस गैस से पैदा हो सकेगी, ठीक है, और ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा दी है। आपने पाइपलाइन बिछानी है और बिजली पैदा करनी है, कहती है 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी। 4000 मेगावाट अगर बिजली पैदा होने लगे तो ये लोड शेडिंग सारी खत्म। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी गैस पाइपलाइन के हवाले से ईरान पाकिस्तान, जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है। शामी साहब, ओरिजिनली तो ये भारत भी इसमें कनेक्टेड था इसके साथ। अगर भारत अमरीकी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका तो हम बेचारे कौन है? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। अच्छा, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसी बात ना समझे। हमने एटमी धमाके के मामले में दबाव बर्दाश्त नहीं किया, एटमी प्रोग्राम के मामले में बर्दाश्त नहीं किया, इराक में अपनी फौजें नहीं भेजी, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हमारी तो एक बड़ी रिकॉर्ड है हमारा, हमारी तारीख बड़ी काबिल फख्र है बहुत सारे मुकामात। चीन के खिलाफ हमने कभी वोट नहीं दिया। अच्छा। अमेरिका के सारे प्रेशर के बावजूद चीन को तस्लीम किया, उसके साथ सवारखाना कायम किया। तो पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी चलाई है। ये तो हम बहुत ज्यादा गुलामी के दौर जो है ना, कभी कभी आ गया कोई ऐसा बेवकूफ हुक्मरान तो उसने ये काम कर दिया। तो शामी साहब, अब डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से खबर मैंने पढ़ी कि उन्हें अमेरिकन सफीर जो रिचर्ड ऑल्सन साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप ये ना करें, $200 मिलियन ले लें और कुछ अपना अरेंजमेंट कर लें। 200 मिलियन डॉलर में क्या मिलेगा? पीनट। वो जियाउल हक ने कहा था ना कार्टर से,
भाई $200 मिलियन से तो हमारी दाढ़ गीली नहीं होती, अब क्या करेंगे आप। 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, इसका कोई मुतबादल नहीं है। तुर्कमानिस्तान से भी गैस अभी आ नहीं सकती, बिजली कहीं से आ नहीं सकती। अब देखिए रूस जो है इसमें मुआवनत फराहम करने को तैयार है कि इसको रूस का जो बैंक है उस कहते हैं हम इसको फाइनेंस कर देंगे। खुद ईरान $500 मिलियन देने को तैयार है इस पर। तो ये आप हमारी मजबूरी है ये। अच्छा, इंडिया भाग चुका, ठीक है। चीन को भी इसमें लाने की कोशिश हुई थी, वो भी अभी तक बेल मंडे नहीं चढ़ी। हो सकता है चीन भी कल शामिल हो जाए, मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है इसके बगैर क्या जिंदगी है उसकी। अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आंखें बंद करके ये काम कर लेती तो आज घरों के चिराग रोशन होते, और किस कदर जनाब मूंछों को ताव दे के हमारे जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा चल रहे होते में आते। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना जी। और शम्स साहब, हमने अदालत का मामला थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था, और अदालत के हवाले से जो रेंटल पावर केस की बात तो कुछ अधूरा नहीं छोड़ा ना। कामरान हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद कामरान इस्लामाबाद में। मोहम्मद कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हबीब साहब, जी बताइए क्या हुआ आज, जल्दी जल्दी जरा नुक्ता। जी शामी साहब, आज रेंटल पावर अमल दरामद केस की समाअत थी, लेकिन हुआ ये कि रेंटल पावर अमल दरामद पे तो कोई बात ही ना हुई। पूरा जो कार्रवाई का महवर था वो रहा चेयरमैन नैब का वो ख़त जो उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवाया और उसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की शिकायत की। अदालत ने चीफ जस्टिस जो कि 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा जो कि उस वक्त चेयरमैन के नुमाइंदा थे वहाँ पर अदालत में, उनको ये हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर ये ख़त जो है अदालत में पेश करें। उनका चीफ जस्टिस का कहना था हमने मीडिया पर यह पढ़ा है कि उसके जो मंदरजात हैं ख़त के वो बहुत संगीन नौइयत के हैं। उसमें यह कहा गया है कि अदालतें जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही और अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ कर रही हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखना है कि चेयरमैन नैब ने आखिर किस मकसद के लिए ये ख़त जो है सदर मुमलिकत को भेजा। क्या इसका मकसद अदालतों पर दबाव डालना था, या कोई ज़ेर इल्तवा केस है उस पर असरअंदाज होना है, या फिर अदालतों के खिलाफ नफरत के जज्बात उभारना है? कहीं ये मकासद तो नहीं है इसके। इसलिए ये प्रोसिक्यूटर जनरल को यह कहा गया है कि कल 1 बजे तक ये खत जो है अदालत में पेश कर दिया जाए और फिर इसके ऊपर बाकायदा समाअत होगी। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस खत को पढ़ेंगे अदालत में और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर फैसला क्या करना है। जी शामी सर। चलिए जनाब, फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। वो फसी बुखारी साहब जो हैं वो जाने, अब सुप्रीम कोर्ट जाने। तो शामी साहब, अब इसका मतलब है कि प्रेसिडेंस कायम होगी कि मैं अपने बॉस को खत भी ना लिखूं? नहीं, अब ऐसी बात तो नहीं है। खत लिखूं, मीडिया को ना दूं? अच्छा, आप अगर खत लिखा है जी तो मीडिया को नहीं देना चाहिए। अच्छा, और मीडिया को दे दिया है तो फिर अदलिया को नहीं देना चाहिए। तो अदलिया के पास चला गया अब, तो अदलिया जाने वो जाने, अब हम क्या करते हैं। लेकिन शाम साहब, ये तासुर फिर एक दफा शदीद नहीं हुआ? वो जो फसी बुखारी साहब ने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस की तरफ ही मामला नहीं जा रहे? देखिए, आप जरा अपनी आप को संभाल के गुफ्तगू करें। ठीक है। आप तो चेयरमैन नैब भी नहीं है। हाँ, आपका तो पुरसाने हाल कोई भी नहीं होगा। हाँ, हमारा तो लिहाज भी कोई नहीं, ठीक है ना। और आप अपने बॉस को जब खत लिखेंगे तो वो पढ़े बगैर वापस कर देंगे। ठीक है, ये आमर महमूद साहब। तो इसलिए देखिए, बात यह है कि जो उन्होंने खत लिखा है अब वो वजाहत कर देंगे उसकी। ठीक है। अदारे जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कानून क्या है, आईन क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बताना है। ठीक है। और किसी ने बताना नहीं, बाकी तो किसी की राय है ना। ठीक है। फैसला तो उन्हीं का होगा। आप उनसे इख्तलाफ करेंगे, इत्तफाक करें। ठीक है। मुआशरा तो इसी तरह कायम रहता है। हम तो खुद भी अदालत से मुअद्दबाना दरखास्त करते रहते हैं कि हजूर जरा मुस्करा के देखिए हमारी तरफ, इस जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दीजिए। लोगों में जो ये आती है ना खबरें और टिकर्स, इससे जरा एक थोड़ा सा खौफज़दा होते हैं लोग। लेकिन फिर ये भी लोग मुझे दोस्त कहते हैं यार ये क्या बात है, जो गुनाहगार हैं, जो मुजरम हैं, उनको दबका नहीं मारना चाहिए, उनके दिल में तो खौफ पैदा करना चाहिए। ठीक है। आप इधर से देखें तो कुछ और मंजर है, उधर से देखें तो कुछ और मंजर है। अगर आप गुनाहगार बन के देखें तो और सूरत हाल है, और बेगुनाह बन के देखें तो और सूरत हाल है। तो इसमें अब मेरा ख्याल मामला वही आप वाली बात के फसी साहब जाने और अदालत जाने, हमारा इसमें क्या है? नहीं, देखिए बात क्या है, ये देखिए जो लोग हैं जी, आप एक तो ये है कि तहक्कुम अदालत का तो बड़ा जरूरी है। ठीक है। अदालत जो फैसला करती है उस पर अमल भी होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन अब जाहिर है कि अदालत को भी जरा देखना चाहिए ना, ये जो रिमार्क्स दिए जाते हैं जिसकी सुर्खियां लगती हैं और टिकर चलते हैं, उससे बहुत से मतलब लोग अखज कर लेते हैं। ठीक है, उस बारे में मुअद्दबाना दरखास्त पेश की जा सकती है, वरना वही फैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन शाम साहब एक दलील, जैसे उस दिन भी आपने कहा था प्रोग्राम में, जिस दिन ताहिरुल कादरी साहब का धरना था और उस दिन एक फैसला आ गया था जिससे अगरचे मतालिब गलत लिए गए थे। हाँ, मतलब हमने गलत दिया गया लेकिन मौका ठीक नहीं था। हाँ, आप इत्तफाक से ही कहिए जी, वो एक तो इत्तफाक भी अगर था तो हुस्न इत्तफाक नहीं था। ठीक है, सुए इत्तफाक। तो यह भी इशारा इसी तरफ है कि अब फिर इलेक्शन होने वाले हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है कि जनाब हम तो इस जमहूरियत के पीछे खड़े हैं, और खड़ी भी है सुप्रीम कोर्ट। हाँ। और आप वो तो देखिए, आप ये जो बुखारी साहब है ना, हम इनको कोई मशवरा नहीं दे सकते। अच्छा, वो किसी ने पूछा था कि अगर जंगल में शेर आ जाए और आप भी जा रहे हो तो फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा भाई क्या हमने फिर क्या करना है, फिर जो करना है वो तो शेर ने करना है। फसी साहब जंगल में चले गए। जो भी हो। एक वक्फा है, वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। एक वजाहत भी है शामी साहब, कल के प्रोग्राम के हवाले से कुछ साहब वजाहत भी करना चाह रहे हैं, उस हवाले से। परवेज रशीद साहब जी, कल आपने उन्हें दावत दी थी तो उन्होंने आज फोन करके कहा कि मैं करना चाहता हूँ, वो भी आप वजाहत क्या करना चाहते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, कल आपने कहा था कि परवेज रशीद साहब वो सर्वे के रेफरेंस से कोई वजाहत करना चाहें तो वो कर लें, और इस वक्त परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम परवेज रशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप जनाब फरमाइए, वो कंपनी जो सर्वे वाली है पाकिस्तान में, वो आपके सर्वे भी करती है? ये इमरान खान साहब ने अरशाद फरमाया है, अब इस पर आप वजाहत फरमा दीजिए। शामी साहब, अर्ज ये है कि ये तीसरा सर्वे है जो IRI की जानिब से आया है। पहले सर्वे पे आपको याद होगा कि खान साहब ने बड़ी बगलें बजाई थी। ठीक। दूसरे सर्वे पे उन्होंने चैलेंज किया था कि अगले सर्वे में वो सूरत हाल को तब्दील कर देंगे, जो वो कर नहीं सके। पहले 2 सर्वों पर तो उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। ये उसी कंपनी की जानिब से किया गया है सर्वे जिसने पहले 2 सर्वे भी किए थे, और ये बैनुल अक़वामी अदारे हैं, उनकी बैनुल अक़वामी रिप्यूट है। पाकिस्तान से ज्यादा उम्र है इन अदारों की जिनकी तरफ से ये सर्वे होते हैं, और वो सारी दुनिया में ये सर्वे करते हैं। नहीं, उनके लोकल पार्टनर्स की बात हो रही है। लोकल पार्टनर्स हैं आईपॉर, इल्जाम मुतय्यन है कि आईपॉर आपके लिए भी काम कर रही है। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है ये बात। हम तो कोई काम करा ही नहीं रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी किस्म का कोई सर्वे का काम करा ही नहीं रही है। लेकिन जो करवाने वाले IRI वाले हैं, वो पता नहीं आगे से उनको 10 लोगों से काम कराती हूँ, 40 लोगों से काम कराते हूँ, लेकिन जब वो अपने नाम से किसी चीज को जारी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IRI लेती है। क्या IRI के सर्वे को वो चैलेंज कर रहे हैं? अगर IRI के सर्वे को वो चैलेंज करते हैं जिसकी अपनी एक रिप्यूट है, तो ये बड़ी हैरत की बात है कि खान साहब ने उसके पहले 2 सर्वे तस्लीम किए। असल में परवेज रशीद साहब, आपको तो सर्वे की जरूरत नहीं है। आप तो माशाल्लाह खुद एक, आपका जो मीडिया सेल है उसमें आपका तो फतूहात अपनी है आपकी। तो शामी साहब, हमने कभी किसी चीज को सनद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। ये रवायत भी खान साहब ने पाकिस्तान में डाली थी कि IRI के सर्वे को पहले उन्होंने सनद के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने अपने जलसों की तादाद को सनद के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने तो ना आज तक कभी सर्वों को सनद के तौर पर इस्तेमाल किया है, ना जलसों को सनद के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम तो हम्बल से लोग हैं। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम जो फैसला करते हैं हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, उसके सामने सारे तस्लीम खम रखते हैं। हमारे खिलाफ फैसले करते हैं उसको भी मान लेते हैं, कभी हमारे हक में फैसला करते हैं उसको भी तस्लीम कर लेते हैं। चलो परवेज साहब, एक बात अब ये मेरी अर्ज सुनिए। ये हमारे एक अखबारी कारकुन है शहजाद चौधरी साहब। जी जी, ये इनका अपील अखबारात में शाया भी हुई है। इनका बच्चा 5 साल का है, उसके लिए उसका जिगर खराब हो गया है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो आप माशाल्लाह, मैंने सुना दानिश्वरों को तो आप बहुत बड़ी बड़ी रकूम भी अतिया के तौर पर आपने दी हैं, उनकी मुआवनत की है, और इस नौजवान की तरफ भी तवज्जो करें। इसका छोटा बच्चा जो है, अगर इसका जिगर जो है ट्रांसप्लांट हो जाए, ये भारत में ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो आप जरा तवज्जो करेंगे इस पर? जी बिल्कुल शामी साहब, किसी भी जिंदगी को
बचाना जो है उसके लिए हुकूमत के तो फराइज में शामिल है, यकीनन 100% बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब। ये शहजाद चौधरी साहब हैं, इनका नंबर है 0321, ठीक है, 8487 8487 620 जी। अगर कोई नाजरीन में से भी इनसे रब्ता करना चाहे तो वो कर सकता है। शाम साहब अगले सवालात की तरफ चले। फेसबुक पे आज बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, उन्होंने, एक है बिलाल नासिर साहब। बिलाल नासिर साहब ने कोहाट से लिखा है जी कि हुमायूं चाचा ये कोई हैं, शामी साहब ये टेलर हैं शायद, और वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सदर मुंतखब। हाँ, ये अब्दुल रहमान साहब पीटीआई के, इन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा अच्छा। है कि ये है असली जमहूरियत। वो एक दिहाड़ीदार यानी टेलर मास्टर हैं, अच्छा, और वो जनाब चेयरमैन हो गए हैं वहां कोहाट के। ठीक है, तो भाई फिर ठीक है, अच्छी बात है, सीने पर होने का काम तो अच्छा करेंगे। और ये जो और एक बात और भी है, आप यानी अवाम को कपड़े भी सलवा के दे सकेगी पीटीआई। तो बहरहाल अच्छी बात है, ठीक है, आम लोग भी पॉलिटिक्स में आए और आप अपना हिस्सा अदा करें, और लीडिंग रोल अगर अदा कर सकते हैं तो जरूर करें। सब सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, वैसे एक नया कल्चर है सस्टेनेबिलिटी है। आप उस सियासत में पैसे के दखल को कम कर दें, कम कर। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, और हमारे ये गुलाम हैदर वहीं जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो क्या थे। तो एक मामूली कारकुन है, वहां से कहां पहुंचे हैं ये लोग। तो हिम्मत से और मेहनत से अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में हौसला अफजाई करनी चाहिए इन लोगों की। रऊफ ताहिर साहब है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ ताहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुझे ये अर्ज करना है, जनरल शाहिद अजीज साहब की किताब जो एक आध दिन में आने वाली है मार्केट में, और जिसमें उन्होंने कारगिल के बारे में बाज हकायक का इजहार किया है, और उसमें मुशर्रफ साहब ने उन्हें एक कैरेक्टरलेस इंसान करार दे दिया है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की तरफ से, जो बदकिस्मती से मुल्क का सदर भी बन गया था, अपने एक रफीके कार के बारे में कैरेक्टरलेस का लफ्ज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है। मुझे ये अर्ज करना है कि जनरल एंथनी ज़ैनी जो थे, जिनकी किताब बैटर रेडी है, ये अमेरिकन सेंट कॉम के साबिक सरबराह हैं जी, इन्होंने अपनी किताब में कारगिल का जिक्र भी किया है। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ था कि जिसने जनरल ज़िन्नी के कहने पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बात की और कहा कि कम से कम आप इस मसले पे बात तो करें और अमेरिका जाके एक फेस सेविंग दे पाक आर्मी को वहां से वो निकल सके। इसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग, उसके अलावा हमारे बीएनओ जनरल जनाब हमीद गुल साहब, जो पहले कारगिल के बड़े हामी थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन, मोस्ट इल कंसीव्ड, मोस्ट इल प्लान्ड मंसूबा था। इसी तरह और बहुत से जर्नैल सारे जनाब आप बिल्कुल मंसूबा करार दे चुके हैं। रऊफ ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने कहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने शाहिद अजीज को कहा है कि ये कैरेक्टरलेस आदमी। वैसे अगर ये ना कहते तो फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ये कोर कमांडर थे यहाँ शाहिद अजीज साहब, ठीक है, और ये स्कैंडल हो गया एक जनाब डीएचए में। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है, इसका चेयरमैन कोर कमांडर होता है, ठीक है। परवेज मुशर्रफ से वो खबर हुई, उन्होंने कहा जो शाहिद अजीज साहब है ना, इनकी गवाही तो मैं देता हूं, अच्छा, इनकी दयानत की, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो जरूर दो दूसरे लोगों ने की है। उनके एतमाद का ये आलम था। और अब तो शाहिद अजीज साहब माशाल्लाह बारिश हो चुके हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वहां जनाब अपनी गांव की मस्जिद में जाकर, जहां उनका फार्म हाउस है। तो अब तो उनकी दुनिया ही और है। और हमारे महमूद साहब, जनरल महमूद साहब, वो तबलीगी जमात में है। तो अब अल्लाह अल्लाह जाते हैं बहरे हज्जो ज़ियारत शेख जी, ठीक, दुनिया सपुर्द हजरत ताबा किए हुए। शाम साहब ये हैं जी आसिम इलियास साहब, वो कहते हैं कि ईरान के साथ क्या पाकिस्तान इसलिए पाइपलाइन डाल रहा है कि कमीशन लिया जा सके, क्योंकि इससे तो बेहतर था हम लोकल वसाइल को मूव करते हैं। वो लोकल वसाइल कौन से हैं? इनको भाई हमें को गुफ्तगू करते हुए भी तो शर्म आनी चाहिए ना यार। हम इतने बदगुमानी में मुब्तला हैं। अगर हमारे पास लोकल गैस इस वक्त होती तो हम पापड़ क्यों बेलते? लोकल जो गैस है, जो तेल है, उसकी दरियाफ्त के लिए भी कोशिश तेज करनी चाहिए। पाकिस्तान में जगह जगह गैस मिल सकती है, लेकिन अल्लाह तौबा करके जनाब वहां से गैस मिल रही है और आपने ये मसला खड़ा कर दिया। जी शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम कल फिर इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।